नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अन्ना द्रमुक पार्टी में नेतृत्व का झगड़ा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उनकी जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 23 जून की, उसमें हल्ला हंगामा हुआ था। हालांकि उसमें दो नेता हैं, आपको पता है AIADMK में इस समय, एक ओ पनीरसेल्वम और दूसरे ई पलनीस्वामी। ओ पनीरसेल्वम 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2 बार जब जयललिता जेल गई, एक बार लैंड स्कैम में गई, दूसरी बार जो है आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गई, तब दोनों बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तीसरी बार जब जयललिता का निधन हुआ तब बनाया गया था। और आपको याद होगा वो शपथ लेते समय वो रो रहे थे, रोते हुए उन्होंने शपथ ली थी। और उससे पहले जब 2 बार बने थे तो जैसे भरत खड़ाऊँ रख कर राज किया भरत ने जब राम को वनवास हुआ, उस तरह से वो जयललिता की फ़ोटो अपनी मेज़ पर रखते थे और कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे। तो एक तरह से उनके बारे में ये धारणा बनी कि जयललिता उनको अपने सक्सेसर के रूप में देखती हैं, नंबर 2 के रूप में देखती हैं। तो इसलिए जब जयललिता का देहांत हुआ तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद पार्टी की अंदरूनी जो लड़ाई है वो किसी भी राजघराने के अंतःपुर के झगड़े से कम नहीं है। उसमें एक तीसरी किरदार है जो संतुलन जो है बिगाड़ती रहती हैं, बनाती रहती हैं, और उनका नाम है शशिकला, जो जयललिता की मित्र थीं, अभी जेल काट कर आई हैं। वो भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल गई थी। जब जयललिता का देहांत हुआ तो ये पार्टी ने प्रस्ताव पास करके उन्हें आजीवन महासचिव बना दिया और ये तय हुआ कि और कोई सचिव नहीं होगा, लेकिन कार्यकारी सचिव बनी शशिकला। शशिकला पार्टी पर पूरा कब्जा चाहती थी। उस समय शुरुआती दिनों में ई पलनीस्वामी शशिकला के खेमे में थे। पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता दिनकरन जो है वो शशिकला के स्ट्रेटेजिस्ट थे, एक तरह से फ्रंट पर वही काम कर रहे थे। तो ये इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो वास्तव में शशिकला चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और इसके लिए उनको केंद्र के समर्थन की ज़रूरत थी। जयललिता के फ्यूनरल में प्रधानमंत्री गए, जिस तरह से उनसे मिले, इससे एक संकेत गया कि शायद केंद्र सरकार उनका साथ देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शशिकला का साथ देना आगे चलकर मुश्किल पैदा कर सकता है, तो इसलिए शशिकला का खुले रूप से भाजपा ने साथ दिया नहीं। पर जेल जाने से पहले शशिकला ने ई पलनीस्वामी को, अब दोनों के नाम, एक ओ पनीरसेल्वम है, एक ई पलनीस्वामी है, जो जाने जाते हैं OPS और EPS के नाम से आम कार्यकर्ताओं के बीच में। तो EPS को मुख्यमंत्री बना दिया और अरेंजमेंट ये हुआ कि पार्टी में अब जनरल सेक्रेटरी का पद तो रहा नहीं, तो इसलिए कोऑर्डिनेटर का एक पद जो है वो बनाया गया और पार्टी के बाई लॉज में चेंज करके, और ये तय हुआ कि OPS जो है वो कोऑर्डिनेटर होंगे और EPS जॉइंट कोऑर्डिनेटर होंगे। इसी तरह से सरकार में EPS मुख्यमंत्री होंगे और OPS डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये अरेंजमेंट चल रहा था। लगातार OPS फैक्शन का दबाव EPS पर था, लेकिन शशिकला के जाने के बाद से ये फैक्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ा। उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के दौरान EPS ने पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से पार्टी कैडर के बीच में अपनी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की छवि बनाई और उनकी लीडरशिप उसी दौरान जो है, उनके काम से, जिस तरह से शांति से वो निपटे कोरोना से, उससे उनकी लीडरशिप इस्टेब्लिश हुई। ये बता दें कि दोनों नेताओं में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं है। OPS 3 साल सिर्फ बड़े हैं। वो 73 में, 1973 में आए थे AIADMK में, और EPS 1974 में आए थे। दोनों सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। EPS एक समय अपने युवावस्था में गुड़ बेचने का काम करते थे, उसका व्यापार करते थे। फिर धीरे धीरे जब AIADMK में आए, उसमें कैडर में ऊपर होते गए, फिर विधानसभा सदस्य बने, मंत्री बने, और PWD के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में उनका जो काम था, उससे उनकी छवि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की बनी। लेकिन शशिकला के जेल जाने के बाद ये दोनों फैक्शन EPS OPS के जो थे वो आपस में समझौता कर लिया और मिलकर सरकार और पार्टी चलाने लगे।
पार्टी के मामले में दोनों के दस्तखत से सारे फैसले होने लगे और दोनों के दस्तखत के ही फैसले मान्य होंगे, ऐसी व्यवस्था बन गई। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते ईपीएस के पास ज़्यादा शक्ति थी, ज़्यादा पावर थी। और ईपीएस की एक खासियत ये भी है कि वो चुपचाप काम करते हैं, शोर शराबा नहीं करते, और जो एक बार स्टैंड ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। ओपीएस के बारे में छवि ये है कि वो अपने स्टैंड से पलटते रहते हैं, आज ये कहा कल दूसरी बात कहेंगे। तो इसलिए उनकी लीडरशिप को लेकर उस तरह का आश्वस्ति का भाव कैडर में नहीं है जैसा ईपीएस को लेकर है। इसलिए ये लड़ाई धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही थी। अब जो है इस लड़ाई को अपनी ओर मोड़ने के लिए ओपीएस ने एक चाल चली। उनका जो ज़िला है थेनी, वहाँ की जो स्थानीय इकाई है, जिला इकाई है, उसने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि जो लोग एआईएडीएमके छोड़कर गए हैं, अन्ना द्रमुक छोड़कर गए हैं, उन सब की वापसी होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब था शशिकला, दिनकरन, उनका जो फैक्शन था उसकी वापसी होनी चाहिए। ये ईपीएस पर दबाव डालने के लिए, ये अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। ये प्रस्ताव पास होने के बाद जो है 23 जून को पार्टी की जो जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग काउंसिल है, उसकी बैठक बुलाई गई जिसके 2500 सदस्य होते हैं। और इन 2500 सदस्यों में से 2100 से ज़्यादा सदस्यों ने लिखकर ये प्रस्ताव दिया कि यूनिटरी लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब एक ही नेता होना चाहिए। ये जो दो नेताओं का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये ख़त्म होना चाहिए और एक नेता ईपीएस होने चाहिए। ये प्रस्ताव आने की खबर ओपीएस को मिली तो 22 तारीख को, 22 जून की रात को वो मद्रास हाई कोर्ट गए। मद्रास हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई की आधी रात को। सीनियर जज जो थे डिवीज़न बेंच के, उनके घर पर सुनवाई हुई और सुबह 4 बजे फैसला आया कि इस जनरल काउंसिल की मीटिंग में जो 23 प्रस्ताव पहले से प्रस्तावित हैं उनके अलावा कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यूनिटरी लीडरशिप के बारे में बाईलॉज में कोई चेंज नहीं होगा और इसका अधिकार तब तक नहीं कोई किसी फैक्शन को मिलेगा या काउंसिल को मिलेगा जब तक इस मुद्दे पर अदालत अपना फैसला अंतिम नहीं सुना देती। ये अंतरिम आदेश था, तो इसकी वजह से रोक लग गई। लेकिन उस बैठक में 23 जून को ईपीएस को मुकुट पहनाया गया, मतलब सेलिब्रेट किया गया एक तरह से कि ईपीएस लीडर बन गए हैं, और ओपीएस के खिलाफ नारे लगाए गए, उन पर बोतल प्लास्टिक की फेंकी गई, ये सब हुआ। लेकिन ओपीएस उस समय कुछ बोले नहीं। अच्छा, इस बीच में जो कुछ हुआ इनके झगड़े की वजह से, और फिर एक ओपीएस ने ये भी बनाने की कोशिश की, एक मुद्दा बनाने की कोशिश की कि ईपीएस जो है केंद्र सरकार के कहे में चल रहे हैं, उनके प्रभाव में हैं। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लोकसभा का फिर विधानसभा का, दोनों में हार गए। लेकिन एक चीज़ हुई, वेस्टर्न तमिलनाडु जहाँ से ईपीएस आते हैं, वहाँ की 50 विधानसभा सीटों में से 33 सीटें, 33 आउट ऑफ 50, वो अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार वहाँ से जीते। लेकिन दक्षिण तमिलनाडु जहाँ से ओपीएस आते हैं, वहाँ की 58 विधानसभा सीट्स में से अन्ना द्रमुक को केवल 18 सीट्स पर जो है वो विजय मिली। तो इससे भी ईपीएस का कद पार्टी में बढ़ गया कि इनमें वोट दिलाने की क्षमता ओपीएस की तुलना में ज़्यादा है। अब जब बैठक 23 जून की बैठक से पहले ये फैसला आ गया, अंतरिम फैसला आ गया हाई कोर्ट का कि कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है नया, तो ईपीएस कैंप ने कहा कि भाई जो पहले व्यवस्था की गई थी, बाईलॉज में जो चेंज किया गया था उसका समय बीत चुका है, तो ये जो ड्यूअल लीडरशिप का अरेंजमेंट था वो भी ख़त्म हो गया। इसको चैलेंज कर रहा है ओपीएस खेमा। 23 जून की बैठक में तय हुआ कि 11 जुलाई को फिर से बैठक होगी जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और उसमें जो है फैसला होगा यूनिटरी लीडरशिप के बारे में कि पार्टी का एक ही नेता होना चाहिए। इसी के विरुद्ध ओपीएस फैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट आया है कि हाई कोर्ट में मामला है, जब तक फैसला नहीं होता तब तक जो है
सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ईपीएस फैक्शन का कहना था कि जो है ये पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल का इंटरनल मैटर है कि वो अपने बाई लॉज में चेंज करे ना करे, वो अपने नेतृत्व की क्या व्यवस्था करे, ये सब फैसले लेने का पार्टी को अधिकार है। इसमें अदालत को दखल देने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो ये मुद्दा लेकर दोनों जब पहुँचे तो ईपीएस खेमा जो था वो जल्दी सुनवाई की मांग कर रहा था कि 11 जुलाई की बैठक से पहले सुनवाई हो जाए, और ओपीएस खेमे का कहना था कि जब तक हाई कोर्ट में है मामला तब तक सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया और 6 जुलाई यानी कल जो है सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा, और यहाँ से तय होगा कि आगे लीडरशिप का मसला किस ओर जाएगा। अब देखिए, कुल बात यह है कि जो अन्ना द्रमुक में झगड़ा चल रहा है इसका सीधा लाभ डीएमके को मिलना है, एमके स्टालिन को मिलना है। लेकिन एक खास बात है इन दोनों द्रविडियन पार्टीज़ की, ये बुरी तरह हारती हैं चुनाव, फिर दूसरे चुनाव में लौट कर आ जाती हैं। लेकिन वो समय तब था जब उधर करुणानिधि थे, इधर जयललिता थी। इन दोनों के नहीं रहने पर भी ऐसा होगा, इसका टेस्ट अभी होना बाकी है। दूसरा, जब तक अन्ना द्रमुक का लीडरशिप का इशू नहीं सुलझता है, उसका कोई हल नहीं निकलता है, अन्ना द्रमुक के लिए आगे बढ़ना, अपने कैडर को तैयार करना, अपने कैडर को फिर से रिजुविनेट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर ये झगड़ा चलता रहा, और अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि इस झगड़े में शशिकला की भूमिका क्या होगी, वो किस तरफ से और किस तरह से जो है इस झगड़े में कूदेंगी। तो अगर अदालत से ये फैसला हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल जाता है, हाई कोर्ट के आदेश, अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो अन्ना द्रमुक की है वो अपनी पार्टी के बारे में, बाइलाज के बारे में, कोई संशोधन करने के बारे में कोई भी फैसला ले सकती है, तो ये आप मान कर चलिए कि ईपीएस जो है वो नेता चुन लिए जाएंगे, वही एकमात्र कोऑर्डिनेटर होंगे पार्टी के, और वही पार्टी चलाएंगे। अभी विधानसभा में वही नेता प्रतिपक्ष है। ओपीएस का जो है वो उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने कई मौक़ों पर ईपीएस का समर्थन किया, साथ दिया, इसके बावजूद ईपीएस उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ईपीएस की मजबूरी यह है कि अगर पार्टी चलानी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, लोकसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, अगर उसकी तैयारी करनी है, तो लीडरशिप का मसला सुलझाए बिना ये काम नहीं हो सकता। और पार्टी का कैडर, कम से कम कैडर की बात करें तो जो जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो चाहती है कि ऐसा हो। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि अन्ना द्रमुक में ये जो लीडरशिप का, नेतृत्व का झगड़ा है वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाए, जल्दी से जल्दी हल हो जाए, जिससे आगे का रास्ता तय हो। बीजेपी को भी अभी तय करना है कि वो लोकसभा चुनाव 2024 का एआईडीएमके के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी। हालांकि अभी जो है स्थानीय निकाय के चुनाव बीजेपी अलग लड़ी और अच्छा किया, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वो एक डिफरेंट बॉल गेम होगा। उसमें बीजेपी अकेले अभी क्या संगठन की दृष्टि से इस हालत में है कि अकेले चुनाव लड़ सकती है और कुछ सीटें जीत सकती है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अलायंस होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति होगी। लेकिन सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि अन्ना द्रमुक के नेतृत्व का एक धड़ा है, एक हिस्सा है जो अगला विधानसभा चुनाव हिंदी के मुद्दे पर लड़ना चाहता है, हिंदी विरोध के मुद्दे पर लड़ना चाहता है, इस मुद्दे को डीएमके से छीनना चाहता है। अगर ऐसा होता है, अगर बहुमत इस मत के साथ होता है तो बीजेपी के साथ अलायंस संभव नहीं होगा। बीजेपी जो है वो नहीं चाहेगी कि अन्ना द्रमुक में इस धड़े के लोगों की बात चले, लेकिन ये फैसला तो अन्ना द्रमुक के नेतृत्व और उनकी जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना है। वो क्या फ़ैसला लेती है इस पर बहुत सी चीज़ें निर्भर हैं। एक, लीडरशिप में कौन होगा, लीडरशिप के रोल में ये तय हो जाएगा। दूसरा, एआईडीएमके अपनी तैयारी शुरू कर पाएगी। तीसरा, डीएमके से लड़ने के लिए उसको रणनीति बनानी पड़ेगी। डीएमके के लिए वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी कि अन्ना द्रमुक में जो है
वो लीडरशिप का इशू सुलझ जाए। तीसरा, बीजेपी के लिए अपने आगे का रास्ता क्या होगा, अलायंस में रहेगी, अलायंस के बाहर रहेगी। अगर अलायंस के बाहर रहना है तो उसके लिए संगठन की उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसको एक दिशा मिल जाए। मिलेगी कि नहीं, आगे क्या होगा, ओपीएस ईपीएस की लड़ाई कहाँ रुकेगी, शशिकला की भूमिका क्या होगी, ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगी। लेकिन एक बात तय है कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, एमके स्टालिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। वो उसकी उपेक्षा उस तरह से नहीं कर रही है जैसा इससे पहले करती थी। वो बीजेपी को एक गंभीर प्लेयर के रूप में स्वीकार करने लगी है। ये एक बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु की राजनीति में है, लेकिन इसमें उलटफेर करने की ताकत है ऐसा अभी दिखाई नहीं देता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।